सो हेलो एवरीबॉडी। तो मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। पिछले ही सेशन में हमने देखा कि जब हम आंसर राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें डूज़ और डोंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें आपको करनी है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना है। आई मीन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, लेट्स से इट दैट वे। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं जो कि यूपीएससी 2021 का GS1 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से ही उठाया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम उसी पे जंप ऑन करते हैं। ठीक है, अब सैम्पल क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसको अटेम्प्ट भी करेंगे और ये भी देखेंगे कौन सी चीज़ें हमने कैसे अटेम्प्ट करनी है, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है और किन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। तो हाउ डज़ इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़ एंड एन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। 2021 के जो GS1 का पेपर है, ठीक है, जो हमारे मेंस का आता है GS1, सो वहाँ से हमने एक इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन हमने वहाँ से पिक किया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन के लिए होगा। ठीक है, तो हम स्ट्रेट अवे इसको देखते हैं। सो हाउ डज़ इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी। अब इसमें सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने वाले हैं तो ये देखना है कि कीवर्ड्स कौन से हैं, कौन सी वर्ड्स को लेके हमने इस आंसर में फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात इंडियन सोसाइटी, कि हम इंडियन सोसाइटी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंडियन सोसाइटी के किसी एस्पेक्ट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। दूसरी बात कंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा जो कीवर्ड हो जाएगा, या फिर की फ्रेज भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है, जैसे भी आप उसको देखें। तो इंडियन सोसाइटी, कंटिन्यूटी और फिर ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़। ठीक है, कि जो इंडियन समाज है वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, जो भी उसके वैल्यूज़, जो नैतिकता जो भी पहले से डिसाइड की हुई है, जो भी शुरुआत से इंडियंस फॉलो करते आ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया जो हमने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और सेकंड है एन्यूमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स देखे और अब हमने ये देखना है कीवर्ड्स देखने के बाद कि कितने हिस्से या फिर कितने पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो कीवर्ड्स नोट करने के बाद वी हैव सीन कि 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं। सो दोनों क्वेश्चन के पार्ट्स को हमने अटेम्प्ट करना है, दोनों को हमने उसके हिसाब से ही वेटेज देनी है। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हम 40% वेटेज उसको दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ही ज़्यादा हमारा जो आंसर है वो कवर होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि अगर 2 पार्ट्स दिए होते हैं तो उसका वेटेज भी साथ ही में दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 + 4, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ भी जो वेटेज है अपने साथ में देखती रहनी है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस करना है एन्यूमरेट। अब हम इसमें डायरेक्टिव की बात कर लें कि एन्यूमरेट का मतलब यहाँ पे क्या है। एन्यूमरेट का मतलब सिंपली होता है आउटलाइन करना या फिर मेंशन करना या फिर इवन हाईलाइट करना। ये सारे वर्ड्स का लगभग जो मीनिंग है वो सेम ही होता है और हमने सेम ही अप्रोच आंसर में रखनी है। एन्यूमरेट का मतलब बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में डिस्कस करना नहीं होता है। एन्यूमरेट सिंपली मीन्स कि आपने 1 लाइनर्स में या फिर मैक्सिमम 2 लाइनर्स में जो भी हमने वहाँ पे देना है वो उसको ख़त्म करते जाएंगे। पॉइंट्स को 1 लाइनर्स यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में फेंकते जाएंगे आंसर में। ठीक है, दिस इज़ नॉट डिस्कशन। ठीक है, तो एन्यूमरेट का मतलब है ब्रीफली एक्सप्लेन, 1 और 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। इवन अदरवाइज़ भी जब भी हम डिस्कस भी कर रहे हैं या फिर क्रिटिकली कमेंट या वो चीज़ भी कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक ही आइडिया या एक ही पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लाइन्स या वर्ड्स वेस्ट हम ना करें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स होते हैं आंसर के। तो फर्स्ट इज़ योर इंट्रोडक्शन, देन वी हैव बॉडी, देन वी हैव कंक्लूजन। जस्ट ब्रॉडली मैं आपको बता दूं कंक्लूजन। लेट्स टॉक अबाउट इट ब्रॉडली कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो किस पार्ट पे रहने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होगा बॉडी पे। ठीक है, तो जो बॉडी ऑफ द आंसर है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स सर्चिंग होती है और सबसे ज़्यादा जो हमने ध्यान है, सबसे ज़्यादा जो हमने यहाँ पे वेटेज है और वर्ड्स हैं, जो लाइंस हैं, इसी को हमने देनी है। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्रेफरेंस है वो हमने इसी को देनी है।
सेकंड पे आएगा हमारा कंक्लूजन, ठीक है। जो कंक्लूजन होता है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अपना वे आउट या फिर जो भी हम सजेस्ट करना चाहते हैं आंसर में वो हम दे सकते हैं। तो 4-5 लाइन्स में कंक्लूजन को हम कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जो नंबरिंग स्कीम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो कंक्लूजन रहती है। और सबसे आखिर में हमारा इंट्रोडक्शन आता है कि इंट्रोडक्शन सबसे लीस्ट मार्क फेचिंग होता है। सबसे ज़्यादा कम मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन से मिलते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इंट्रोडक्शन देना ही नहीं है या फिर उस पर ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब है कि इंट्रोडक्शन हमने हमेशा ब्रीफ रखनी है, लाइन्स या फिर वर्ड्स उसमें हमने वेस्ट नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बेसिक है जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की जब हम बात करें तो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होनी चाहिए, मैक्सिमम 2-3 लाइन्स में, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सटेंड करेंगे इंट्रोडक्शन तो वेस्टेज ऑफ लाइन्स, टाइम और वर्ड्स होगा, जिसका आपको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और जब भी हम इंडियन सोशल ट्रेडिशंस की बात करें या फिर सोशल वैल्यूज़ की बात करें, ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन आप किस तरह से ले सकते हैं, आप कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनका मतलब भी समझा सकते हैं। तो बहुत सिंपल आप इसको रख सकते हैं। बहुत हाई फाई अगर आप नहीं करना चाहते हैं, हाई फाई आपको चीज़ें रखनी भी नहीं है, चीज़ें एकदम सिंपल आपने रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच लिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हम इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो हम उसी का यहाँ पे हवाला दे के, रेफरेंस दे के इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। फ्रॉम हम्बली फोल्डिंग हैंड्स टू टचिंग द फीट ऑफ द एल्डर्स, इंडियन सोशल सिस्टम डिराइव्स इट्स मॉरल वेल्थ फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल रिचुअल्स। अगर आप देखें तो इंडियन वैल्यूज़ बहुत यूनिक है वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपने एल्डर्स के पैर छूते हैं, ठीक है, बहुत ही झुक कर नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल लेके चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इससे एक कैची इंट्रोडक्शन बन जाता है और आपका जो एक टोन सेट हो जाती है आंसर की, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल 2-3 लाइन्स में हमने इंट्रोडक्शन कर ली है, ठीक है। कोई भी अप्रोच आप ले सकते हैं, एग्जांपल भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली उसका मीनिंग भी आप इसमें बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन में आप 2-3 लाइन्स लिखने की बजाय सीधा फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम ना बनाएं। 2-3 लाइनें आप इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखें, उसके बाद चाहे आप फ्लो चार्ट या फिर कोई डायग्राम बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बॉडी पर, ठीक है। अब इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं उसको हमने कंटिन्यू कैसे किया हुआ है, हमने ये देखना है कि हम पुराने वैल्यूज़ को आज भी कैसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में इस आंसर को हमने देना है, ठीक है। तो वो हमने पहली बात कर ली है, तो दूसरे पेज पे हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। तो इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आज भी हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर हम आ जाते हैं, विल बी डिस्कसिंग द बॉडी, ठीक है। अब जो भी हमने आंसर लिखना होता है हमने उसको वेल स्ट्रक्चर करना है या फिर उसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमने कोई भी आंसर देखा और सीधा लिखना शुरू हो गए, बड़े बड़े पैरा बना दिए और एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आया। जितना आप एग्जामिनर के लिए इजी करेंगे कि वो आपको मार्क्स दे, जितना उसको आप कीवर्ड्स हाईलाइट करके बताएंगे, उतना ही क्या होगा, इजी होगा आपको नंबर देना, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही ब्रीफ में चलें और पॉइंट वाइज फॉर्म में चलें, सो दैट मैक्सिमम मार्क्स हम वहाँ से फेच कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडियंस आज भी पुरानी वैल्यूज़ को लिए हुए हैं या उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ जाता है मैरिज का। मैरिज में आप देखते हैं कि कन्यादान जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैरिज में आप मंडप पे देखें तो बहुत ही ओल्ड वैदिक मंत्रास पढ़े जाते हैं, ठीक है। हर धर्म का अपना अपना सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं हम मैरिज को बहुत ही एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन मानते हैं, जो कि एक पुरानी ट्रेडिशनल वैल्यू से हम कहीं ना कहीं सीखते हैं, ठीक है। तो मैरिज की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे से होती है, तो वही वैल्यू कहीं ना कहीं हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो मैरिज वाली बात हो गई, ठीक है, बिकॉज जब भी हम वैल्यूज़ की बात करते हैं उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें, फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, ठीक है, और जितने भी हम
यहाँ पे फेस्टिवल्स मनाते हैं, नवरात्रा है, ठीक है, और भी रिलीजन्स के हैं, पारसीज़ में नवरोज़ आता है, ठीक है, बैसाखी, बहुत सारे फेस्टिवल्स जिसमें आते हैं, तो वो भी ट्रेडिशनली ही फॉलो किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशंस को ही कंटिन्यू करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, उनमें से वैल्यूज़ डिराइव करते हुए उनको आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को कहीं ना कहीं पूछते हैं, एंसेस्टर्स को वर्शिप करते हैं, जैसे श्राद्ध में एंसेस्टर्स के ही रिगार्डिंग होता है, तो वो आज भी कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू करके अपनी ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज की बात कर ली हमने, फेस्टिवल्स की बात कर ली। देन फैमिली रिलेशंस, अगर हम फैमिली रिलेशंस की बात करें, ठीक है, एल्डर्स के पैर छूना, ठीक है, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, उनको जी करके बुलाना, उनको क्या कहते हैं, इज़्ज़त वाले वर्ड से डिनोट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन से फ़्लो करती हैं, जो आज भी अगर हम कहें कि उतना नहीं भी फॉलो करते तो टू एन एक्सटेंट तो फॉलो किया ही जाता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं फूड की, ठीक है। फूड में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बट येट इंडियंस आज भी रोटी ही खाते हैं, ठीक है। आज भी दाल जो है, सब्जी जो है, ठीक है, जो पुरानी हमारी क्यूजीन वैल्यूज़ थी, फूड वैल्यूज़ थी, वो आज भी कंटिन्यू की जाती हैं। साउथ इंडिया में तो बनाना लीव्स पे आज भी खाया जाता है, कुछ लोग आज भी तांबे के बर्तनों में खाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुरानी वैल्यूज़ को हम आज भी, फूड की जो वैल्यूज़ हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोथिंग। क्लोथिंग में बेस्ट है हमारा टर्बन्स, साड़ीज़, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो पुराने लिबास माने जाते हैं, ओल्ड कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल एक अटायर था वो माना जाता है, तो वो आज भी लोग कहीं ना कहीं पहनते हैं, हालांकि जीन्स या फिर ट्राउज़र्स के फॉर्म में चेंजेस भी काफ़ी आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्लोथिंग में भी पुराने वैल्यूज़ को हम आज भी कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। देन वी हैव कॉन्जुगल वैल्यूज़। कॉन्जुगल कौन सी चीज़ें होती हैं, जो हस्बैंड वाइफ में या फिर दो लवर्स में जो रिलेशन होता है उसे हम कॉन्जुगल कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगल वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होती हैं, जैसे लेडीज़ करवा चौथ यहाँ पे मनाती हैं, ठीक है, पति पत्नी आपस में कितना एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को कितना सैक्रेड माना जाता है, कितना पवित्र माना जाता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी प्रेजेंट हैं। इवन दो यू माइट से कि काफ़ी स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं, वो एक अलग बात है, बट स्टिल ये चीज़ें टोटली एब्सेंट नहीं है अगर हम देखें, ठीक है। तो कॉन्जुगल वैल्यूज़ या फिर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसमें भी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशनल हम करवा चौथ और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो वो आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूड है, ठीक है। इसमें बेस्ट एग्जांपल होगा सिंदूर एप्लीकेशन, जो आज भी लेडीज़ लगाती हैं, जो अगेन एक ओल्ड ट्रेडिशनल हम बात करें कि एक वैल्यू से डिराइव होता है, ठीक है। देन रिस्पेक्टिंग एंड लविंग एनिमल्स, इंडिया में ही वेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आजकल एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन जाता है, बट अगेन एक वैल्यू तो है ही, ठीक है। नंदी बुल है, उसको वर्शिप किया जाता है टेम्पल्स में, ठीक है। तो ये जो एक सारे यू कैन से लिविंग बींग्स की जो रिस्पेक्ट करने वाली जो वैल्यू है, ये भी आज भी इंडिया में मानी जाती है। सो अगेन ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने आज के ज़माने में भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू की हुई हैं। नाउ यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो इन दिस, अपने पॉइंट्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा मैंने आपको दे दिया है कि दिस वे आप पॉइंट वाइज फॉर्म में इन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए, ठीक है, इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि ये चीज़ें कैसे बदल रही हैं, कैसे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो विल बी एड्रेसिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब चेंजेस में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स को देखते हैं कि इंडियन वैल्यूज़ को वो कैसे ख़त्म कर रहा है या फिर इरोड कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कहीं ना कहीं एड्रेस कर लिया है, सेकेंड पार्ट को हम एड्रेस करने वाले हैं, उसमें भी जो भी चेंजेस हैं उसको दो हिस्सों में हम देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव ट्रेंड्स, देन इज़ नेगेटिव। तो पहले हम नेगेटिव लेने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नेगेटिव ट्रेंड्स में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं जिसकी वजह से इंडियन जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं गिरती हुई नज़र आ रही हैं, उनमें उनकी वैल्यूज़ को आजकल लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन एंड वांटन वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन कह लो, इसने इंडियन वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा गिराने का काम किया है। सो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से चेंजेस इंडिया में आपको मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं।
ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं आजकल, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, दादा दादी जो बड़े होते थे उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आजकल लोग अकेले रहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिज़म को कहीं ना कहीं फोकस करते हैं, अपनी ही खुशियों को देखते हैं, इंडिविजुअलिज़म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, सिर्फ अपने सुख की सोचते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जो है कहीं ना कहीं डाउन चली गई है। जो पहले इज़्ज़त मिलती थी एल्डर्स को, हमारे बुज़ुर्गों को, वो काफ़ी डाउन चली गई है और ये लोग काफ़ी इग्नोर्ड फील करते हैं, ठीक है। फैमिलीज़ न्यूक्लियर होने की वजह से, उसी की वजह से जो फैमिली कोहेजन है, जो हमारे परिवारों में एक एकता होती थी, यूनिटी होती थी, एक बिलोंगिंगनेस होती थी, वो भी लालच होने की वजह से, ज़्यादा हम मटेरियलिस्टिक होने की वजह से, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डाउन आ चुकी है, ठीक है। और देन राइज़ ऑफ इनटॉलरेंस, जो अगेन एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहती हैं कि इंडिया में कोऑपरेटिव स्पिरिट है, इंडिया में बहुत ही ब्रॉड माइंडेडनेस आपको मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ इनटॉलरेंस वाली बातें आपको दिखती हैं, कुछ राइट्स वाले इंसिडेंट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंडिया में जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। अब इनटॉलरेंस जैसे पॉइंट में मैं आपको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किसी भी रिलीजन या किसी भी ग्रुप का नाम लिखने से बचें, ठीक है। इनटॉलरेंस या फिर कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो तो बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यूज़ करें, और किसी भी एक ग्रुप को, रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करने से बचें, बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर किस माइंडसेट का है, और आपको वैसे एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है, बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है डिसरिस्पेक्ट टू टीचर्स। केरला में एक एग्जांपल आया था कि एक बच्चा बंदूक लेके चला गया और उसने अपने टीचर को गोली मार दी, शूट कर दिया। जबकि इंडिया में गुरुकुल सिस्टम फॉलो होता था बहुत पहले, गुरुकुल सिस्टम, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे अपने गुरु को पेरेंट्स से भी ऊपर दर्जा दिया जाता था। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आज काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी हैं, जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है। अब ये कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स थे, आप इसमें अपने भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव ट्रेंड्स देखते हैं। अब देखो, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की वजह से इंडिया में कुछ नेगेटिव ट्रेडिशंस भी थे, जैसे कास्टिज़म को फॉलो करना, अनटचेबिलिटी को फॉलो करना, वेमेन सब्जुगेशन होना। तो वेमेन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं अब ज़्यादा फॉलो की जा रही है, इक्वालिटी की बातें हम करते हैं, रैशनैलिटी की बातें करते हैं। तो ये चीज़ें एक पॉजिटिव ट्रेंड या फिर पॉजिटिव चेंजेस की तरह आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। सिमिलरली LGBTQ कम्युनिटी, जो लेस्बियंस, गेज़, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, इनकी जो कम्युनिटी है, अब उनके राइट्स की भी बात की जाती है, जो कि पहले ये लगभग इम्पॉसिबल था, ठीक है। तो इक्वालिटी होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, आप ह्यूमनिज़म, रैशनैलिटी, इन चीज़ों की वजह से जो प्रिविलेजेस हैं, जो कास्टिज़म है, जो कुछ लोगों का जो एक दबदबा है, वो कहीं ना कहीं लूज़ होता जा रहा है। अनटचेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, लगभग ख़त्म हो रही है। कास्टिज़म भी कहीं ना कहीं उसकी जड़ें कमज़ोर होती हुई दिख रही हैं। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड्स भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों पार्ट्स ऑफ द आंसर को कहीं ना कहीं एड्रेस कर दिया है। देन कंक्लूजन जो हमारा होना चाहिए, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इट शुड बी एन ऑप्टिमिस्टिक वन। ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक। आपकी जो रियल सोच है, जो आप आंसर में दिखाते हो, वो आपकी कंक्लूजन से नज़र आती है। अगर एक एग्ज़ामिनर आपको जज करेगा कि ये कैसा ऑफिसर बन सकता है या बन सकती है, तो आपकी कंक्लूजन से काफ़ी चीज़ें आपके बारे में क्लियर होंगी। अगर आप हर आंसर में कंक्लूड करते हुए नेगेटिव अगर आपकी टोन आ रही है, तो आपकी पॉजिटिव इमेज वो नहीं निकालेगा आंसर से। तो आपका जो कंक्लूजन है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि एक IAS का काम है, पॉलिसी मेकर का काम है सॉल्यूशन निकालना, ना कि किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। तो कंक्लूजन हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कंक्लूजन आप कैसे बना सकते हैं। कंक्लूजन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, 4-5 लाइन्स में आप दे सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और कंक्लूजन देते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है, आपका कंक्लूजन उसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। आपकी जो सोच है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी, वैल्यूज़ के साथ सिंक में होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो इंडियन ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है, उसने हमेशा लोगों को शांति प्रिय रहना सिखाया है, इक्वालिटी की बात की है, ठीक है। जैसे अतिथि देवो भव, ठीक है, वसुधैव कुटुम्बकम, कि हम सारी दुनिया को ही एक फैमिली मानते हैं,
ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशंस को बचाना चाहिए। बुद्धा, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और भी कई फ़िलासफ़र्स हैं, वो ग्रेट फ़िलासफ़र्स इंडिया ने दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को राह दिखाई है, ठीक है। तो इंडियन वैल्यूज़ सारे दुनिया के लिए ही एक इंस्पिरेशन है और हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए, हालांकि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपने देखा कंक्लूजन में हमने इंडियन वैल्यूज़ को प्रेज़ भी किया, कुछ फ़िलासफ़र्स को भी यहाँ पे मेंशन किया और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी दिया, ठीक है। तो इस तरह का आप कंक्लूजन बना सकते हैं। आप इसमें अपना भी चीज़ें जैसे आपको मॉडिफाई करनी है आप कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में जैसे भी आप इसको करना चाहें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ओवरऑल वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर राइटिंग, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर राइटिंग ये सेशन था। आई होप ब्रॉडली आपको पता लग चुका है कि कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर कितना फोकस करना है। तो जैसे ही हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे सो यू विल रियलाइज़ कि जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो धीरे धीरे दूर होती दिख रही हैं, ठीक है। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में लौटेंगे और डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच के साथ और हम वैसे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।